पांडे जी हमारे हरिभूमि ब्यूरो को इनको बुलाएं, प्लीज आप आएं और राम लल्लू बैस जी का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। मैं बुलाना चाहूंगा रीजनल मार्केटिंग मैनेजर राहुल दुबे जी को कि आप आएं। अरविंद चंदेल जी का सम्मान करें। राहुल दुबे जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और शहर कांग्रेस अध्यक्ष इनका सम्मान करें। मैं अंबुज तिवारी आईएनएस संवाददाता सिंगरौली को बुलाना चाहूंगा कि आएं और ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी जिला कांग्रेस अध्यक्ष का सम्मान करें। राकेश चंद्र पांडे जी हरिभूमि ब्यूरो हैं आप सम्मान करते हुए राम लल्लू बैस सिंगरौली विधायक, आप सभी मेहमानों का विशेष तौर पर राम लल्लू बैस जी का, ज्ञानेंद्र तिवारी जी का, ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी का और अरविंद चंदेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप शाह जी का स्वागत कर अनुराग मालवीय जी से निवेदन करूंगा कि शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह के द्वारा संदीप शाह जी जिला पंचायत सदस्य का सम्मान करें। बड़ी बात होती है भरे मंच में सामने आकर सवालों का सामना करना, और मैंने एक चीज बोली थी कि आपन ने देखे दूसरे का पर झांके, तो बड़ी झाका झाकी हुई है भाई। आप सभी विशिष्ट अतिथियों का सम्मान, और आपके धैर्य के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती कि जो आप इस धैर्य और लगन निष्ठा के साथ सिंगरौली की जनता इंगेज हो रही है। मुझे लगता है INS 24/7 और हरिभूमि पहली बार इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आ रहा है जहां इस तरह से जनता को एक हम विशिष्ट मंच प्रदान कर रहे हैं। उस मंच का आपने सम्मान किया, इसके लिए आभार ज्ञापन। दूसरे सेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन सिंगरौली में यूथ की जनता है तो 4 पंक्तियां बोलूंगा, फिर दूसरे सेशन की तरफ हम बढ़ जाएंगे कि शोलों को तुम नस में भर लो, आज रक्त में अंगारे, वीर गर्जना ऐसी कर दो, शत्रु यहां डर कर भागे। एक लाइन मेरी तेज हो गई, फिर से लेता हूं। शोलों को तुम नस में भर लो, आज रक्त में अंगारे, वीर गर्जना ऐसी कर दो, शत्रु यहां डर कर भागे। अपने घर में खूनी घूंटे पीने वालों आज उठो, फाड़ शत्रु की छाती का खूनों का लेपन आज करो। मत भूलो हम भगत सिंह और शेखर की संतानें हैं, आज हमारी भारत माँ के लाखों कर्ज चुकाने हैं, आज हमारी भारत माँ के लाखों कर्ज चुकाने। तो कोई बात नहीं, अब सेकंड सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम बुलाना चाहेंगे राम सुमिरन गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आप मंच पर आए। गिरीश द्विवेदी जी, पूर्व अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, आप मंच पर आए। राम शिरोमणि शाहवाल जी को बुलाना चाहेंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग को, और PN त्रिपाठी शिवसेना को बुलाना चाहेंगे कि आप आए। शिवसेना की काफी चर्चा, और अब मैं बुलाना चाहूंगा अनुराग द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि एक बार फिर मंच पर आएं, और अब हम कार्यक्रम संवाद की अंतिम श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। जब तक सभी सुविधाओं का अरेंजमेंट होता है, मैं स्वागत करना चाहूंगा वीरेंद्र सिंह, आप इंटर कांग्रेस अध्यक्ष है। राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस। संतोष शाह दादोली, पार्षद वार्ड क्रमांक 42। प्रदीप शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता। सुंदरलाल शाह, महामंत्री भाजपा। सुदामा कुशवाहा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पिछड़ा वर्ग। प्रवीण शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज। राजेश दुबे जी, युवा अध्यक्ष ब्राह्मण समाज। सिंह कंपनी, शेखर सिंह, पार्षद नगर पालिका निगम सिंगरौली। राजेश सिंह, कांग्रेस नेता। सुरेंद्र पांडे जी, वरिष्ठ भाजपा नेता। अमित सिंह, पत्रकार। दिनेश पांडे जी, छत्तीसगढ़। बाल मुकुंद सिंह, परिहार संगठन मंत्री। गिरिजा पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष किसान मोर्चा। धर्म वर्मा, युवा मोर्चा। संदीप शुक्ला, अवनीश पांडे जी, राजेश दुबे जी, राजाराम और राजेश सोनी जी, आम आदमी जिला अध्यक्ष, आपका स्वागत है। आप सभी का जोरदार तालियों का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी समय की वक्त की बर्बादी के सेशन 2 की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं संवाद का द्वितीय सिंगरौली का दूसरा सेशन। थैंक यू नीतीश। लगातार आप ऊर्जा बनाते हैं, और ऊर्जा के साथ साथ मैं बार बार कहता हूं कि ऊर्जा दानी में जो उमंग आपने उपस्थिति के साथ दर्ज कराई है,
उसी को हम बरकरार रखने की कोशिश करते हैं नए प्रतिनिधियों के साथ जो मंच पर मौजूद हैं। रामशरण गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। गिरीश द्विवेदी जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं विकास प्राधिकरण के, आपका स्वागत है सर। राम शिरोमणि जी हैं जो उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, आपका स्वागत है। और साथ में हमारे जो हैं अभियंता त्रिपाठी जी हैं शिवसेना से। आप तमाम मेहमानों का यहाँ पर स्वागत है। इस बार थोड़ा सा मौका उन लोगों को देने की कोशिश है जो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि अब उनको मौका मिलेगा। शिवसेना की बात करते हैं सर, मतलब ये बिल्कुल साफ है, सच है, कड़वा सच है कि कहीं भी मतलब अभी तक के आप वैसी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाए हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा उम्मीद आपसे ही है। किस तरह की तस्वीर देखते हैं आप इस सिंगरौली जिले की, सिंगरौली शहर की? कितना विकास हुआ, कहां पिछड़ गया, कहां छूट गया, गलती किसकी है? मित्र, मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमारे पूर्व बहुत साथी माइक नहीं है, भाजपा के और कांग्रेस के अभी डिबेट कर रहे थे। कौन सी पार्टी? हमारे शहर के जिलाध्यक्ष अरविंद चंदेल साहब ने कहा, ठीक है बुला लो, कि रिहंद जैसे बांध को बनाने में कांग्रेस की भूमिका थी। 2-3 पावर प्लांट यहां स्थापित हुए थे कांग्रेस की स्थिति में, लेकिन पावर प्लांट बनाने से काम थोड़ी होता है। इस सिंगरौली में कांग्रेस के पीरियड में कोई बसना नहीं चाहता था। क्या देन थी कांग्रेस ने, क्यों ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि यहां सिंगरौली में रहना नहीं चाहता था? दूसरी पार्टी जब भाजपा आई, भाजपा ने चारों तरफ कंपनियां स्थापित कर दी, भैंसें बहुत अच्छी अच्छी रख दी, लेकिन उनके खाने की व्यवस्था नहीं है। आपने यह बताया कि एनटीपीसी में बहुत अच्छी हॉस्पिटल बनी है। बिल्डिंग बनाने देने से कुछ नहीं होता है। आप जा करके ये हमारे जितने भी राजनीतिक दल के व्यक्ति बैठे हुए हैं और जितने भी सामाजिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, बताएं कि एनटीपीसी में कौन ऐसे मरीज की दवा होती है उसे बनारस नहीं जाना पड़ता, उसे नागपुर नहीं जाना पड़ता। तस्वीर आपने साफ की है, वापस आपके पास आऊंगा। एक और हमारे मेहमान जुड़ेंगे मंच पर, राम अशोक शर्मा जी, पूर्व प्रत्याशी हैं विधानसभा के, कांग्रेस नेता हैं। हम आपको भी जो है मंच पर आमंत्रित करते हैं सर, आप भी आइए मंच पर और चर्चा को हम लगातार इस बीच में जारी रखेंगे। जो तस्वीर है, बार बार मुद्दे तो बहुत सारे उठ गए सर, लेकिन यहां पे हम दूसरे चरण में कोशिश ये करते हैं कि जो तस्वीर साफ हुई है, जो हालात साफ हुए हैं, उनके बेहतरी के लिए उनके उपाय क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इस पे चर्चा करें आरोप प्रत्यारोपों की बजाय। और आप सभी लोग अनुभवी हैं, इसी जमीन से हैं, इसी मिट्टी से हैं, तो कोशिश होना चाहिए कि अब इन तमाम समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए। थोड़ा सा हम सहयोग भी चाहेंगे। राम अशोक शर्मा जी को हम चाहेंगे कि उनको माइक मिले, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये इतने सारे मुद्दे सुने, आपने इतनी समस्याएं सुनी, हल की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, किस तरह से इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है? बेरोजगारी कैसे दूर होगी? सर, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं हरित भूमि के आप समस्त पत्रकार जो हमारी सुविधा युक्त और विकास की बहती गंगा में तैरते हुए यहां पधारे होंगे, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। मेरे साथियों, सिंगरौली उद्योग की नगरी है और पूरा जिला उद्योग की नगरी है। मान लो इसकी शुरुआत सन 62 से होती है और 62 से आज तक सिंगरौली का एक हिस्सा समस्त रूप से औद्योगिक प्रक्षेत्र है। कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस के समय में भी विस्थापन हुआ और कांग्रेस के समय में जब विस्थापन हुआ उसका एक सिस्टम तय हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ आपके प्रशासन और प्रबंधन से कि हम यदि आपको जमीन देंगे तो उसका शर्त हुआ कि जितनी हमारे रजिस्ट्रियां होंगी उस रजिस्ट्री के औसत मान पर 3 वर्ष का औसत निकालेंगे और हम आपको मुआवजे का भुगतान करेंगे। आपको फ्री ऑफ कास्ट रहने के लिए हम आवासीय प्लाट में देंगे, मुफ्त में आपको स्कूल की व्यवस्था देंगे, मुफ्त में आपको हम हॉस्पिटल की सुविधा देंगे। सारी चीजें इस तरह की उपलब्धता कांग्रेस के समय में सुनिश्चित की गई। समय बदलता गया और आज जो समय आया, आज भी हमारे सिंगरौली में कई उद्योग लगे हुए हैं। मान लो वहां का जो विस्थापन हुआ, उस विस्थापन में और इस विस्थापन में जमीन आसमान का फर्क है। उस विस्थापन में एक लैंड एक्विजिशन के तहत एक्विजिशन होने की बात तय थी। दूसरा जब एक्विजिशन होना हुआ तो देश में लोकसभा में एक बिल आया
किसी भी किसान की जमीन यदि ली जानी है तो सबसे पहले वहां के 90% लोगों की सहमति होगी और वहां का जो विस्थापन होगा उसके रेट का 4 गुना आपको ज्यादा देना होगा, तब विस्थापन होगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो विकास की दशा आई उसमें उसकी आवश्यकता थी, यदि वो आवश्यकता पूरी होती तो शायद आज जो आपको यहां देखने को मिल रहा है वो स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती। थैंक यू शर्मा जी, बहुत विस्तार से इस सॉल्यूशन को हमने सुना। ये मसौदा जब आया उसके बाद सरकार आपकी आ गई, आप लोगों ने इस मसौदे को, इस एग्रीमेंट को लागू क्यों नहीं होने दिया? देखिए, जो शर्मा जी कह रहे हैं वो मैं मानता हूं कि पहले की जो नीतियां थी वो बनी सही थी, लेकिन क्रियान्वयन उस सही ढंग से नहीं हुआ। दूसरी बात, जैसे इन्होंने आपको धन्यवाद दिया, मैं भी दे रहा हूं। आपने एक सवाल किया, मैं उधर बैठा था, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और इनकी, देखिए हमको बस तो स्थिति जाननी चाहिए। सिंगरौली का नगर निगम बाद में बना। सिंगरौली की जो भौगोलिक स्थिति है वो आज भी बीच बीच में गांव घुसे हुए, भले बाढ़ हैं लेकिन गांव परिस्थितियां जो हैं उनको जानना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब तक सिंगरौली जिला नहीं बना था, सभी दलों के लोग बैठे हैं, हमें कोई छुपाने की बात नहीं है, तब तक सिंगरौली रेस में ही नहीं था। आज तो आप बोल रहे हो कि आप नीचे से दूसरे, तीसरे, चौथे हो। बहुत कम समय में हमने थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे रिसोर्सेज हैं, जिस तरह से हमारे सभी दलों के और जो बिना दल के भी जो सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हैं, इनकी चिंता है, तो सभी लोग मिलकर और सिंगरौली को जल्दी ही हम आगे मानचित्र पर स्थापित कर पाएंगे, चाहे वो कनेक्टिविटी का विषय हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो और चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी क्षेत्रों में। तो इसलिए अभी से ही हमारी जबलपुर, भोपाल और इंदौर की तुलना करना मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी है। सर, ये तुलना सिर्फ इसलिए हुई थी, मान लिया जिला बाद में बना, मान लिया जब तक जिला नहीं बना था, जिला बाद में बना, मैं एक उदाहरण बाद में, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कितना अंतर पड़ता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जब तक ये सीधी जिले का हिस्सा था, जो हमारा हिस्सा है, इसमें 2 महाविद्यालय थे। एक था लेकिन बंद जैसा था, लगभग बरका जो था तो वो 2.5 मानिए नाम मात्र का था, वहां स्टूडेंट भी नहीं थे और कोई नहीं जाता था। आज यहां 9 से 10 महाविद्यालय हैं, कन्याओं के लिए अलग हैं, सभी जगह मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू है। अभी एक एक्सलेंस माइनिंग कॉलेज का शुभारंभ हुआ है बनने का, मतलब विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, पहले 12-12, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक लोगों को हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, जिससे बच्चियां स्कूल ही नहीं जाती थी, छोड़ देती थी। इस क्षेत्र में तमाम काम हुए, सड़कें नहीं थी। जो ग्रामीण क्षेत्र है, आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, ऐसी सड़कें थी कि बरसात के समय में लोग स्कूल नहीं जा पाते थे, डायरिया से लोग मर जाते, मतलब पूरे। मैंने सुना, खूब विस्तार से सुना। पहले तो आपने ये कहा जिला बाद में बना, आपने जब तक नहीं बना तब तक ये विकास, मतलब इसको दबा के रखा गया। छोटा सा सवाल है सर, जिला बाद में बना, ठीक है, नगर निगम बना बाद में, ठीक है, राजस्व भी पहले ही कम देता था क्या? राजस्व तो देता था नहीं, लेकिन जो राजस्व का उपयोग था वो जिला मुख्यालय जो था वहां के लोग ज्यादा करते थे, और यहाँ को इसको, इस क्षेत्र को सिर्फ एक चारागाह मानिए या इस तरह से इसका उपयोग करते थे। जब तक ये जिला नहीं बना पूरी तरह से पिछड़ा था और कहीं भी लोगों ने इसके क्षेत्र के विकास का ध्यान नहीं दिया। ये शिवराज जी जैसा अपने वचन का प्रतिबद्ध व्यक्ति था जिसने जिला बनाया और अभी विकास के लिए आगे थोड़ा। अंबुज, ये देखिए, चलिए विकास की बात हो रही है, हमने मान लिया कि पहले नहीं था, अब क्या विकास हो पा रहा है? अब विकास हो पा रहा है क्या? अभी शुरुआत है। मैं सर थोड़ा शिक्षा की, मैं ये कह रहा हूं कि अभी शुरुआत है और निश्चित रूप से हम विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े जिलों को पीछे करेंगे। यहां पर दीजिए माइक जी। अनुराग सर, आज आप यदि कल तक यहाँ हैं सिंगरौली, तो मेरा एक अनुरोध है कि आप ट्रामा सेंटर जाइए और शिक्षा के केंद्र में जाइए। विकास कैसे नहीं हुआ? हर जगह विकास की गंगा बह रही है। ट्रामा सेंटर बनने से कुछ नहीं होगा मैडम। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला एक भाई ने। आज इंडिया टीवी का सर्वे है
2024 में 318 सीट ला रही है मोदी जी की टीम। अभी नहीं, एक नहीं। भाई ने बोला ना, सुनिए तो दीदी, एक और सर्वे है, एक सर्वे राज्य स्तर का भी है, थोड़ा उसका भी जिक्र कर दीजिए। और ये बोले विस्थापित, अभी जो कांग्रेस में थी जो बोलने नहीं दे रहे, जो ओबी की जितनी टीमें आई हैं 70% कलेक्टर का निर्देश, हमारे जिला अध्यक्ष अपने लेटर पैड में लिख के देते हैं कि यहाँ के विस्थापितों को नौकरी मिलना चाहिए। ठीक है। कोई पार्शलिटी नहीं है, यहाँ ठीक है। विकास ही विकास है। हवाई अड्डे का निर्माण हुआ। चलिए ठीक है, मैं सुन लिया। देखिए, इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने इतना सारा विकास बता दिया। मेरे को ये बताइए ना थोड़ा सा कि वो जो मेडिकल कॉलेज है जिसका बार बार आप लोग जिक्र कर रहे हैं, वो शुरू हो गया क्या? शुरू हो गया है, बनना कांग्रेस की गवर्नमेंट थे तब बनना उसका शुरू हो गया हुआ है जी। बनना शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज का बनना शुरू हो गया है, टेंडर और चाहे तो आप देख भी काम सकते चल हैं, रहा है, काम कोई चल रहा जाके है। में देख लीजिए। आप क्या कह रहे थे? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो है तब उसकी स्वीकृति हुई थी, तब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई। निश्चित रूप से शुरुआत इन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई नई योजना नहीं बनाई है, बल्कि कांग्रेस की जो योजनाएं बनी हुई थी, कांग्रेस ने जो लकीर खींच रखी थी, कांग्रेस ने जो नाम बना रखा था, उसका इन लोगों ने सिर्फ शिलान्यास किया है। चाहे वो माइनिंग कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ये कांग्रेस के हेड लिस्ट में था और उसके लिए स्वीकृति हो गई थी। लगातार हम लोगों ने आंदोलन करके उसे स्वीकृति करवा दिया था, स्वीकृति करवा दिया था। लेकिन ये जब फीता काटने का समय आया, शिलान्यास का समय आया, तो भारतीय जनता पार्टी को सिंगरौली के लोगों ने अवसर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए एक मिनट सर, 15 महीने, इसके पहले 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, तो मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं भूमि पूजन क्यों नहीं हुआ? नहीं, मेरी बात नहीं, आप अभी बोल रहे तो थोड़ी होता है। आप लोग बैठिए। जब 15 महीने कांग्रेस की गवर्नमेंट रही इसी मध्य प्रदेश में, तो एक भी बड़े भूमि पूजन नहीं हुए। यहां तक जो मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाएं चलाई थी, जैसे 30 दर्शन योजना, उसको भी कांग्रेस ने बंद किया। एक मिनट भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो पहले क्यों नहीं कर लिया? 15 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। जनता पार्टी ने अंबुज एक बात जरूर जान लीजिए, ये भाजपा कांग्रेस के अभी तक के कितने नारियल फूट गए, कितने भूमि पूजन हुए, और जितने भूमि पूजन हुए उसमें से कितने % के काम शुरू हुए? मैं अभी तक जितने अभी हमारे बड़े भाई लोग बताए अपनी अपनी कामयाबी, मैं विधायक जी से और कांग्रेस के अभी जो हमारे बड़े भाई कामयाबी बताए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि सिंगरौली में चाहे बीजेपी की सरकार बनी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार बनी हो, पूरे सिंगरौली वासियों को आज तक सरकारी अस्पताल किसी ने नहीं अच्छा दे पाया। अगर दिया है तो पूरे के पूरे जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अपना निजी क्लिनिक खोल करके पूरे 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। ये काम मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप किसी डॉक्टर, कोई डॉक्टर आपका नहीं सुनता? 15 महीने 13 महीने अभी गिना रहे थे, चंदेल साहब ने भी बनाया। क्या आपके 13 महीने सरकार थी तो 13 महीने में आपका क्या 13 दिन किसी सरकारी डॉक्टर को आपने हॉस्पिटल में 8 घंटे ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया? नहीं किया। यानी ये कांग्रेस और भाजपा दोनों चोर मौसिया और भाई, और ये दोनों के दोनों ऐसे हैं अपनी झोली भरने में लगे हैं। मैं अंबुज जरा माइक उन्हीं के पास रहना चाहिए, थोड़ा सा और जान लूंगा मैं आपसे। इसके बाद ये आम आदमी पार्टी भी आई थी, महापौर भी आए थे, इनने कुछ आम आदमी पार्टी जब से यहां पे सरकार में आई है, मैं आम आदमी पार्टी के महापौर से भी जानना चाहता हूं कि वो जब से सरकार बनी है सिंगरौली जिला में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके और अपना टाल भरने में काम कर रही है। इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। ये
ये तीनों ने हकीकत जान ली। अभी बहन जी ने कहा थोड़ा कि 20 साल में विकास हो रहा है, तो 20 साल में उनको बताना चाहता हूं कि विकास क्या हो रहा है। 20 साल में मौतें हो रही है, 20 साल में पोल्यूशन बढ़ रहा है, 20 साल में रोजगारी बढ़ रही है। इसके लिए बताएं विधायक जी, विधायक जी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आपके यहाँ पर हमको 100% जो हाईवेज गुजरते हैं, जो डंपर जाते हैं, वो लोगों को कुचलते हुए निकल जाते हैं। मानवता कहाँ मर जाती है? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, सपा, शिवसेना याद नहीं आती? जितनी मौतें यहाँ सड़कों पर हो रही है सर, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हो रही। ये दुर्भाग्य है जी। सिंगरौली का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, जो एक मिनट पूरा मैं कर दूं। लगातार मैं संघर्ष करते आ रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री महोदय को कई बार पत्र लिखा कि सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होती है। जिस तरह आप दूसरी जगहों पे मुख्यमंत्री सहायता राशि से उनका सहयोग करते हो, 5 लाख 7 लाख रुपया देते हो, सिंगरौली के लोग जब ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होते हैं तो ट्रैक्टर वाले से कलेक्शन करवाते हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, नेताओं की है, विधायक की है, सांसद की है। सब बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। सबसे बड़ा पूरे विश्व में अगर सड़क दुर्घटनाओं में स्थानीय लोग मर रहे हैं तो सिंगरौली में मर रहे हैं। प्रदूषण से प्रभावित हैं तो सिंगरौली के लोग प्रभावित हो रहे हैं। पर सिंगरौली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी पूरी कंप्लीट है, कोई लाभ नहीं। हाँ, एक बात आपका सही है जो आपने पहले हमारे अध्यक्ष महोदय से पूछा कि ये काम क्यों करें। बिना काम किए ही लोग यहाँ सिंगरौली की जनता लगातार 20 वर्षों से इनको वोट देते आ रही है, चुनते हुए आ रही है, विधायक बन जा रहे हैं, तो क्यों काम करें? ये बात सही है। वो ठीक है। देखिए सर, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है सर। इस पे आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया और निश्चित रूप से कोई किसी भी दल का व्यक्ति हो जो दुर्घटना का मृत्यु दर सिंगरौली जिले में है, वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं इसमें भाजपा कांग्रेस नहीं कर रहा हूं। हमारे भाई ने भाजपा और ये सरकार की बात की। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा से कई गुना अधिक भ्रष्टाचार पब्लिक जानती है। थाने में लोग छुड़वाने और बिड़वाने का पैसा लेते थे कांग्रेस के सरकार में। मैं उस पर नहीं, मैं इस मुद्दे पर यह कहना चाहता हूं कि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें हमको सबको मिलकर, बिल्कुल गलत है, दलीय बात नहीं है। देखिए, दुर्घटना से मृत्यु कोई दलीय बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि यहाँ जो ये बात हम लोग भी चिंता आपस में भी बैठते हैं तो करते हैं, जो एक्सीडेंट से मृत्यु का दर है वो हमारे सिंगरौली जिले का बहुत अधिक है। उस पर रोक लगनी चाहिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं और इसीलिए मेडिकल कॉलेज का जो बना, ट्रामा सेंटर का जो हुआ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेडिकल के अधिक से अधिक सुविधाएं हो, जिससे लोगों को एक्सीडेंट के बाद तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। मैं निश्चित रूप से 2-3 विषय, जैसे रोजगार का विषय है, मैं स्वीकार करता हूं कि रोजगार के विषय में बहुत अधिक सुधार की जरूरत है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। सीएम ने भले घोषणा कर दी, लेकिन हम लोग उतना अधिक दिलवा पाने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। उसके लिए हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम उसके लिए प्रयास करेंगे। सब लोग मिल बैठकर भी उस पर चर्चा सुझाव है, इस पे सबकी तालियां बजनी चाहिए। इसमें राजनीति नजर नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ईमानदारी से सत्ताधारी दल का व्यक्ति अगर स्वीकार कर रहा है और सहयोग की अपेक्षा कर रहा है, तो सहयोग की अपेक्षा सबसे होती है। आप लोग सहयोग करेंगे? सहयोग कैसे करेंगे? बताना चाहता हूं। सहयोग करने को तैयार है। सहयोग जिस तरह से कंपनी प्रबंधन कंपनी एक्ट के साथ कार्य नहीं कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण सिर्फ 20 साल से जो सरकार है वो है। हम कह रहे हैं कि जिस रास्ते से आम व्यक्ति चल रहे हैं, उस रास्ते से कोयले की ढुलाई क्यों की जा रही है? कंपनी एक्ट के तहत कन्वेयर की व्यवस्था कराई जाए। सुबह से शाम तक जिस रास्ते से आम पब्लिक जाती है, उस रास्ते में 100-100, 200-200 डंपर और भारी मात्रा में कोयला लेकर के जा रहे हैं। कंपनी नियम के अनुसार उनकी स्वयं की रोडें हों, वो हमारे रोड से क्यों चल रही हैं? ये जब तक व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तब तक एक्सीडेंट होता रहेगा और कोई नहीं रोक पाएगा। आगे आइए, अंबुज आगे आइए। इस संदर्भ में थोड़ा माइक लेकर आगे आइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन। सामने आइए अंबुज, सबसे सामने आएंगे अंबुज, विधायक जी के पास थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत गंभीर संवेदनशील मुद्दा है। इसमें सर क्या ऐसा संभव नहीं है कि जहां पर आम आदमी, आम जनता चलती है, वहां से कोयले की ढुलाई बंद कर दी जाए? एक थोड़ा सा क्या इस पे आप आगे बढ़ेंगे? कोई सुझाव या आप कोई प्रयास करेंगे इस मामले में? रुकिए ना, रुकिए 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 2 मिनट भाई साहब। हेलो। नहीं सर, हो गया। जब गंभीर मुद्दा, भाई साहब हर बार चिल्लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है ये। सड़क दुर्घटनाएं इतनी होती है सर
लेकिन वहीं से आपके डंपर, वहीं से हाईवास गुजरते हैं, क्या इनको बदला नहीं जा सकता रूट्स को? ऐसा है कि रोडों पर इतने ओवरलोडेड गाड़ियां चलती है, निरंतर बातें होती है, सड़क सुरक्षा सप्ताह निरंतर बैठकें होती है और अधिकांश काबू पाने के लिए है, पर कंपनियों में ऐसे ऐसे ड्राइवर हैं कि अब सही बात यह है कोई एक्सीडेंट कर जाते हैं। सर बस छोटा सा सवाल है, आराम से सुन लीजिए भाई साहब, आपसे थोड़ा सा निवेदन इतना सा है एक अच्छा कि जो कंपनी के वाहन जाते हैं उनको दूसरे रास्तों से क्यों नहीं, कंपनी अपने रास्ते क्यों नहीं आजमाती? जनता, आम आदमी जहां से जाता है उनको कुचल के निकल जाते हैं, रास्ते बदले क्यों नहीं जाते? नहीं, आप सुनिए, जयंत से आप बैढ़न से चले जाइए, मोरबा वैकल्पिक रोड भी अभी बन गया। कहाँ की बात करते हैं अभी? जी वैकल्पिक रोड बन गया है, यहाँ पे कदाप रोड नहीं बनी है, कदाप रोड नहीं बनी है बरगमा से। नहीं, आज ऐसा हो नहीं रहा है आप कुछ। चैनल में देखते होते होंगे, जितनी भी भारी एक्सीडेंट हो रहे कोयला से हो रही। बरगमा से जब कोयला चलता है तो मेन ये परसौना होते हुए गांव से होकर एसआर पावर जाता है, और यहाँ गोरवी से कोयला होकर बीच बाजार होकर के और एसआर जाता है। कहाँ इस पर्सनल रोडें बनी है बता दिया जाए, ये भी रोड बता दिया जाए। निवेदन करूं मान्यवर, यहाँ पे 4 संवेदनशील बातें हैं जी एक तो आपने सड़क पर चलते हुए लोगों का मौत का खेल देखा जी, दूसरा आपने यहाँ का प्रदूषण देखा जी, तीसरा आपने यहाँ का विस्थापन देखा और चौथा बेरोजगार युवकों की समस्या सुना जी। ये 4 समस्याएं यहाँ पे घर करके बैठी हुई हैं और वो 18 साल से घर करके बैठी हुई हैं। उसके पहले नहीं? इसके पहले सुनिए बता रहा हूँ, बात पहले सुनिए। एक्सीडेंट इतना नहीं इसके होता। पहले यदि विस्थापन हुआ तो 1 डिसमिल पर जिसकी जमीन 1 डिसमिल गई उसे भी हमारी सरकार ने नौकरी दिया मान्यवर। 1 डिसमिल यदि गई तो। और आज क्या हो रहा है, आज की स्थिति में आपको बता दें, आपने कहा कि आप चुनाव क्यों हार गए जब आपने इतना बड़ा काम किया, सिंगरौली को ऊर्जाधानी बना दिया, क्यों चुनाव हार गए? आपका ये सवाल था। मैं निवेदन करूं आपको कि यदि झूठ बोलने की कलाकारी आ जाए, घोषणा करने की कलाकारी आ जाए, तो आप बहुत कुछ संवेदनशील लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब अगली बार भी आप हार जाओगे? अगली बार मैं पक्का आऊंगा। अगली बार चूंकि जनता, तब आप क्या करोगे? सुनिए अगर वो फिर से झूठ बोल देंगे? सुनिए ना भाई, हम आपको बता दें, मैं चुनावी मैनिफेस्टो लेके आ रहा हूं, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, मैं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा ये मेरे पास एजेंडा है। पहले तैयार नहीं किया था। आप सुन लीजिए पहले। और दूसरी बात बता दें आपको कि यहां पे हमको वोट क्यों नहीं मिला। इसलिए वोट नहीं मिला कि आपकी सरकार ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हम। आपकी सरकार ने कहा कि हम 15 लाख रुपया देंगे। सुन लीजिए, सरकार है वो। आप सुनते जाइए। हम 15 लाख रुपया हर के खाते में डाल देंगे। निश्चित रूप से लोग गुमराह हो गए, लेकिन आज वो विश्वास टूट चुका है, गुमराही खत्म हो चुकी है। इलेक्शन का इंतजार है, चुनाव हमारा होगा, निश्चित होगा। भारतीय जनता पार्टी के झूठ को हम नकाब करेंगे, पर्दाफाश करके चुनाव जीतेंगे। एक झूठ बोलने वाले लोगों को नहीं रुकिए जो आप, मैं एक बात आपसे साफ कहना चाहता हूं, झूठ बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है पूरे राष्ट्रीय स्तर में कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में जो घोषणा किया था, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चाहे राम मंदिर की बात हो और चाहे मुख्यमंत्री ने जो बात किया था, उसकी घोषणा की है, ये कहने से नहीं होगा। हम जो घोषणा करते हैं उसको पूरा करते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। अब कांग्रेस बताए, ये आप बताए कौन सी घोषणा की और कौन सा पूरा किया। अब झूठ बोल के सफल नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ तो कांग्रेस बोलती है, झूठ तो आप बोलते हैं। अब 8 महीने से आकर के आपने क्या किया? एक आखिरी कमेंट वहां से शुरू करते हैं जो आप सिंगरौली की जनता मैं आपके पास आऊंगा, ठीक बात। आखिरी कमेंट आपका, मैं बार बार कह रहा हूं सॉल्यूशन की बात हो, इन बड़ी समस्याओं से निजात कांग्रेस कैसे दिलाएगी, आप ये बताइए। आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये जो बड़ी समस्याओं का जिक्र किया, इससे आप कैसे निजात दिलाएंगे, इन समस्याओं को कैसे हल करेंगे? मैं निवेदन कर दूं आपसे
कि जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं उसे हम रोक सकते हैं यदि बाईपास सड़क दे दें। बाईपास सड़क से बड़े वाहन चले जाएंगे, छोटे वाहन आराम से निकल जाएंगे और इस तरह की दुर्घटना और एक्सीडेंट नहीं समस्याएं बाकी। दूसरी बात, जितने प्लांट बन रहे हैं मान्यवर, इसमें जो प्रदूषण की धुआं निकलता है उसे कैप्चर करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जिसका उपयोग कहीं नहीं हो रहा है और पर्यावरण उसको एनओसी देता है और वो राखी गिरती है हमारे यहाँ, हम लोग प्रदूषित होते हैं। उसे छानने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करा दिया जाए, यहाँ का प्रदूषण कम हो जाएगा और जितनी खदानें हट रही हैं उसमें प्लांटेशन करा दिया जाए, निश्चित रूप से उसके प्रदूषण पर हम रोक लगा सकते हैं। तीसरी बात मान्यवर, जो रोजगार बेरोजगारी में घूम रहे हैं लोग, हमारे यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि करीब 10 खदानें हैं जहां पे ओबी हटाए जाने का काम होता है। परमानेंट काम जरूरी नहीं, एक ओबी हटाने में 4000 नौजवानों की जरूरत पड़ती है। यदि उनका सही सिलेक्शन करा दिया जाए तो एक भी नौजवान सड़क पर घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। ये समस्या है, इसको हम दूर कर सकते हैं। चलिए, आपके पास क्या है? ये तस्वीर बदलने के लिए तस्वीर जो है बड़ी तकलीफ दे है, इसको कैसे बेहतर बनाएंगे? क्या आप लोगों के पास कोई मॉडल है इसका? देखिए, हम तो निरंतर प्रयास ही कर रहे हैं जी। हम चाहे वो जो अभी आदरणीय शर्मा जी ने कहा, बाईपास रोड के लिए भी हम लोग प्रयास में ही हैं, प्रोसेस में है। कई बार मांग पत्र हम लोगों की जानकारी में है जो गया है। हम लोग बाईपास के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, कई ऑप्शन वाले रोड हम लोगों ने तैयार भी किया है। अभी एक पचौर से मकरोहर, ऐसे कई प्रयास कर रहे हैं जिसमें एक्सीडेंट कम हो। बेरोजगारी का जो बेरोजगारी का जो अंतिम चरण में है, थोड़ा सुन लें जी। एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से बेरोजगारी, चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 100% नहीं, लेकिन उनकी अपेक्षा के अनुसार जो कंपनियों में रिक्वायरमेंट है उसके अनुपात में हम लोग रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। पर कहीं न कहीं उसमें हम ये मानते हैं कि किसी एक दल की बात नहीं है। एक, चूंकि कोई भी जब औद्योगिक घराना आता है तो वो फूट डालो और शासन करो जैसा नियम अपनाता है, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। 2 लोगों को 4 लोगों को पकड़ लेता है, ये भी अपने स्वार्थ बस जाके कोई ठेकेदारी के लालच में, कोई किसी लालच में करने लगते हैं। उसका समाधान निकालने के लिए यही एक हो सकता है कि एक संयुक्त संघर्ष समिति या संयुक्त ऐसा वो बने जिसमें बेरोजगारों के साथ न्याय दिलाने की बात हो। क्योंकि ये सिर्फ सत्ता करेगा और दूसरा जाके कह देगा कि विधायक ने पैसा ले लिया, सांसद ने ले लिया, इसलिए दिला रहे। इस समस्या से निदान यही हो सकता है सर, 1-2-4 लोगों की कमेटी बने। और के पास क्या समाधान है? बेरोजगारी का क्या समाधान है? बाकी अगर सड़क की बात करें, कब तक बन जाएगी सीधी से लेकर सिंगरौली की सड़क? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है वो निरंतर प्रयास कर रही है। भविष्य की प्लानिंग बताइए सर। भविष्य की प्लानिंग है, फिर से हमारी सरकार बनेगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था वो सारे वादे पूरे किए हैं। पुनः हमारी सरकार बनेगी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, सबसे पहले सिंगरौली को जिला बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। यहाँ डीएमएफ की बात हो रही है, जो हमारी केंद्र में सरकार बनी तब यह डीएमएफ फंड आया। इसके पहले किसी राजनीतिक दल ने विचार नहीं किया कि डीएमएफ फंड भी कोई चीज होता है। इसके पहले क्या सॉल्यूशन है आप लोगों के पास, जल्दी बताइए। सब मैन हमारा फोकस होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सिंगरौली बनाना है, बेरोजगारी मुक्त सिंगरौली बनाना है। कैसे बनाना है ये बताइए सर। सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 18 वर्ष से लगातार झूठ बोलते हुए लोगों का शोषण करते हुए आ रहे हैं, एक युवा यहाँ पे पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं को पहचान चुकी है। चोरी है, कोई भ्रष्टाचार मुक्त प्रोसेस है इसका? हाँ बिल्कुल, हम लोगों का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। एक सारे अधिकारियों को जितने भ्रष्ट हैं, सबसे पहले जैसे हमारी सरकार आएगी सिंगरौली से उनको बाहर करेंगे। जितने आउटसोर्सिंग कंपनियों में बाहर के लोग काम कर रहे हैं, जो सिंगरौली में स्थानीय नहीं है, उनको कान पकड़ के बाहर करेंगे। यहाँ पे जिस विधानसभा के लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, जिनकी जमीनें गई है, सबसे पहले मैं उनको नौकरी दिलवाऊंगा। इस आश्वासन, इस विश्वास के साथ हम सिंगरौली में वापस आएंगे। समस्याओं का सॉल्यूशन है, सिंगरौली में हमें मामा के खजाने से पैसा नहीं चाहिए, न मोदी जी के खजाने से पैसा चाहिए। सिंगरौली में जो सीएसआर का पैसा है, सीएसआर के पैसे से
उसी से पैसे से चाहे वो NH 39 हो, 39 हो, वो भी रोड बन सकती है। सिंगरौली में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के बारे में है। जैसे बहुत साथियों ने, कृपया शांति बनाएं, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ NTPC में DAV, DPS की विद्यालय हैं, जहां बड़े पैमाने पर जो है तो जिनके पास पैसा होता है उन्हीं के बच्चे वहां पढ़ पा रहे हैं। आरोप नहीं सर, सॉल्यूशन बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूं, जल्दी। जितने बड़े लोग हैं उन्हीं के लड़के वहां पढ़ पा रहे हैं सर, मैं बता रहा हूं। हाँ, जल्दी सर। तो उसमें यह व्यवस्था बनाई जाएगी कि प्रत्येक सिंगरौली के गांव के बच्चों का वहां एडमिशन होगा और अच्छी शिक्षा मिलेगी, और उसी CSR फंड से विद्यालयों का और जो है तो विस्तारीकरण किया जाएगा। जैसे एक विद्यालय में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो 2-2, 3-3 DAV और DPS की विद्यालय खोली जाएंगी। CSR के पैसे से बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनाई जा सकती है, हॉस्पिटल में बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लाए जा सकते हैं, और सिर्फ CSR का पैसा 2 वर्ष का सिंगरौली में खर्च कर दिया जाए तो सिंगरौली के प्रत्येक घर के पास रोड बन जाएगी। बस उतनी ही मेरी अपेक्षाएं। जी, आखिरी कमेंट है सर, ये लास्ट कमेंट बस। मैं बाकी नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ आपने दोनों टीमों से पूछा कि क्या कारण है कि भाजपा जीतती है और कांग्रेस हार जाती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भाजपा वाले झूठ नहीं बोलते, जनता भी जानती है कि भाजपा जो कर पाए करेगा, नहीं कर पाएगा नहीं करेगा, इसलिए वो जीतते हैं और आगे भी भाजपा ही जीतेगी, इतना ही कहना है। सुने आप, चलिए, क्योंकि थोड़ा सा इस सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ में चूंकि देवसर विधायक भी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, चूरा विधायक जी से भी जान लेते हैं कि कितनी उपलब्धियां रही हैं, और उसके बाद हम इस सेशन के जो है खत्म करेंगे। तो हम आमंत्रित करते हैं देवसर विधायक को मंच पे कि वो भी आए यहाँ पर और इस चर्चा में जल्द से शामिल हो, क्योंकि काफी लंबा इंतजार हो चुका था और जवाब हम काफी सारे ले रहे थे। कुछ कमेंट्स हम उनसे ले लेंगे अगर वो यहाँ पर मंच पे आते हैं, मौजूद रहते हैं तो, और अगर स्थितियां नहीं है तो हम तस्वीर की बात करें। जो भी हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वो साफ बताती है कि यहाँ पे हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए, तस्वीर बदलना मकसद होना चाहिए, और उस तस्वीर को बदलने के लिए एक संयुक्त कोशिश की जरूरत है। ये कोशिश ऐसे नहीं हो सकती कि आप पत्थर फेंकें और उम्मीद करें कि पानी बरस जाएगा। ये कोशिश ऐसे हो सकती है, एक सामूहिक प्रयास से हो सकती है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्योंकि सबको आजमा रही है यहाँ की जनता, लेकिन शायद आजमाने के बाद भी निराश है। इसलिए तमाम लोगों से ये उम्मीद है कि एक संयुक्त प्रयास जरूर करेंगे। देवसर विधायक मौजूद हैं, थोड़ा से कमेंट्स हम उनसे लेंगे और उसके बाद इस सेशन को अंतिम रूप देंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस की बात है। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रतिनिधि हैं सर, जिस तरह की स्थितियां, तब तक एक तालियों से स्वागत हो जाए, आपके जनप्रतिनिधि हैं उनका, और सिर्फ हम ये जानने की कोशिश करते हैं 2 कमेंट्स के साथ सर आपके माइक विधायक जी को देंगे तो सर, जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आपने भी खूब सुना, 5 बड़ी समस्याएं हैं पूरे सीधी जिले की। मैं बता देता हूं, आप सीधी बोल रहे हैं, सिंगरौली जिले, सिंगरौली जिले की 5 बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या बेरोजगारी, दूसरी विस्थापन, तीसरी दुर्घटनाएं, मौतें, चौथी प्रदूषण, बाकी जो सुविधाएं मूलभूत उनका अभाव। कोई सोल्यूशन, कोई मॉडल आपके पास है? या एक सवाल पहले उसके ये बता दीजिए, ये जो इतनी मौतें होती है, इसके लिए कभी विधानसभा में आपने कोई सवाल लगाया था क्या? सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूं। जी सर। आपने बहुत अच्छा, हम लोगों से भी सुझाव लेना है आवश्यक सोचा, मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा। लगातार सिंगरौली जिले में जिस तरह औद्योगिक कंपनियां हमारे यहाँ आई है, रोजगार को लेकर हम लोग लगातार जो हमारे यहाँ के विस्थापन पुनर्वास नीति के तहत हम लोग नीति का पालन कराया है, लोगों को रोजगार दिया है। आज भी मेरे पास आंकड़े हैं। हमने विधानसभा में, जब मैं सदन में गया था 2018 में सदन में गया, मैं विपक्ष में था, विपक्ष में होने के नाते मुझे लगा कि सदन में मुझे इसकी आवश्यक पड़ी। मैंने ये जरूर विस्थापन की बात करी। विस्थापन के विषय पर हमने कहा कि स्थानीय मूल विस्थापितों को रोजगार मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर कहीं न कहीं पुलिस का वेरिफिकेशन, उसका हम लोग उस आधार के माध्यम से हमने पूरी एक आयोजन के तहत हमने पूरा एक लोगों की कितने लोगों को रोजगार मिला, एक विषय पर हमने सभी संज्ञान लेते हुए लोगों को रोजगार की बात करी है। अभी भी हमारे विधानसभा में, जो देवसर विधानसभा का विधायक होने के नाते, मेरे विधानसभा में नए नए प्रोजेक्ट अभी शुरुआत हुआ है। चाहे APMDC की बात करें, चाहे अडानी प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे जेपी कोल माइंस है, हमारे यहाँ TIDC प्रोजेक्ट है नए, और काफी कंपनियां हमारे विधानसभा में अभी शुरुआत दौर पर। सर, उसमें जो मैंने एक बात सुनी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हाँ, कुछ लोगों ने बीच में मुझे ये बताया कि विधायक, सांसद, ये तमाम लोग एक चिट्ठी लिख देते हैं
अंडर टेबल पास हो जाती है तो नौकरी मिल जाती है। कितनी सच्चाई है सर? नहीं, ऐसा नहीं। हम समरसता को लेकर सभी वर्गों को नौकरी देने की बात करते हैं। रोजगार मिला है, मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, रोजगार मिला है, रोजगार मिला है और लोग रोजगार कर रहे हैं। निश्चित ही पुनर्वास नीति के तहत कहीं बाहर के लोग जिनका पहले जमीन गई है उनको हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनको रोजगार देना। ठीक है, नहीं सवाल हमारा, क्योंकि हम अंतिम चरण में, एक दूसरा सर सोचो ये था, क्योंकि नए नए उद्योग लग रहे हैं, कितना प्रेशर आप बना पा रहे हैं या फिर अडानी जैसे उद्योग आते तो आप लोगों पे प्रेशर उल्टा हो जाता है, आप लोग कुछ बोल ही नहीं पाते? ऐसा कुछ नहीं। हम लोग विधानसभा में हमें सभी विधायक साथी मिलकर काम करते हैं। निश्चित ही सदन में पूरी बात होती है। अगर सदन में बात करने के साथ साथ हमारे जो सिंगरौली जो जिला है, आज तीनों जनप्रतिनिधि हमारे दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के दल पे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, चाहे शिक्षा हो, शिक्षा के मामले में भी हमने लगातार मॉडल स्कूल है, हमारे एकलव्य विद्यालय, आवासीय विद्यालय है, हम लोग मेडिकल कॉलेज, आज हम लोग सामूहिक सभी विधायकों ने मिलकर इस मेडिकल कॉलेज लाने, जिसमें आने वाले समय में लोगों को अत्यधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, पढ़ाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य मिलेगा, मिला नहीं है, यही तो समस्या है। मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इलाज शुरू नहीं हुआ, यही समस्या है। बाईपास बनेगा, दुर्घटनाएं रुकेंगी, यही समस्या है। तमाम प्रदूषण के लिए निजात मिलेगी, लेकिन अभी सांसों में धूल है, यही समस्या है। ये जो मिलेगा चुनाव के पहले आता है और चुनाव के बाद दूर हो जाएगा का वादा होता है ना, ये पूरा नहीं हो पाता और यही सबसे बड़ी समस्या है। शायद इस समस्या से निजात पाने के लिए जनप्रतिनिधियों से ज्यादा जनता को भी मुखर होना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि जब सामूहिक प्रयास नहीं होते तो इस तरह की दुर्दशा जरूर होती है। सवाल ये भी है कि आप आरोप लगाते हैं तो उससे क्या समस्याएं दूर हो जाती है, और आरोप लगाते हैं तो इतनी दम नहीं होती कि आप पे जनता विश्वास करे और जीत के आ जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे तीसरा पक्ष हो, जिस पर भी जनता ने भरोसा करके देख लिया, आजमा लिया, लेकिन तकलीफ 10 की 10 है। शायद संवेदनशीलता की इतनी कमी है कि लोगों की मौत हो जाती है और बात सड़क सप्ताह सुरक्षा की होती है, जबकि बात बाईपास की होनी चाहिए। बात इलाज की होती है तब कोई जवाब नहीं होता। बात प्रदूषण की होती है तो जो जनप्रतिनिधि है उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं जिससे वो निकल जाते हैं एसी ऑन करके, क्योंकि उनको उस धूल को नहीं खाना है। बात जब शिक्षा की होती है तो वो लोग जो बाहर से आते हैं, बड़ी कंपनियों में नौकरी पाते हैं, अपने बच्चों को वहां एडमिशन करा सकते हैं जहां पर ज्यादा फीस दी जा सकती है। यही शहर की हकीकत है और उम्मीद यही है कि इस तस्वीर को बदलने के लिए दिल से सोचने की जरूरत है, जनता को भी और जनप्रतिनिधियों को भी। इस सेशन में बस इतना ही। आगे के लिए, आगे की परंपरा के निर्वाह के लिए मैं एक बार फिर अपने ऊर्जावान साथी को माइक ओवर करता हूं। ओवर टू नितेश। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। तो कैसा रहा यह सेशन? तालियों के माध्यम से बताएं आप। अब जैसा कि आर एस 24/7 हरिभूमि अपने अतिथियों के सम्मान के लिए हमेशा सजग सतर्क रहता है, मैं निवेदन करूंगा हमारे राकेश चंद्र पांडे जी हरिभूमि ब्यूरो से कि आएं और सुभाष रामचरित्र जी का शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मान करें। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा हमारे रीजनल मार्केटिंग मैनेजर राहुल दुबे जी से कि आएं और राम सुमिरन गुप्ता जी जिलाध्यक्ष भाजपा का सम्मान करें। साथ में हमारे साथी हैं नितेश, मैं इनसे परिचय करा दूं क्योंकि आपने इनकी कविताएं सुनी, इनकी ऊर्जा को देखा। इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, देवसर विधायक और तमाम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कांग्रेस के प्रतिनिधि, उनके स्वागत के लिए वो भी मंच पर आए। नितेश। स्वागत की इस परंपरा के लिए मैं राहुल दुबे जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। हमारे साथी अंबुज तिवारी हैं, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं कि जनप्रतिनिधियों के स्वागत के लिए वो मंच पर आए और यहां पर जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें। ये परंपरा जो है वो लगातार जारी रहेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से स्वागत हो रहा है, हो सकता है जनप्रतिनिधियों से नाराजगी होगी, लेकिन उनकी कोशिशें भी होती है और जब कोशिश होती है तो थोड़ा उसको सराहा जाना चाहिए। आप तालियां बजाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऊर्जा आएगी इस तस्वीर को बदलने की। थोड़ा सा करतल ध्वनि से तमाम स्वागत परंपरा, सम्मान परंपरा में सहयोग कीजिए। नितेश। मैं निवेदन करूंगा अनुराग मालवीय जी से कि राम अशोक शर्मा जी का सम्मान करें शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह से।
बस और निवेदन करूंगा सिंगरौली की जनता से कि इस गर्मियोंमय कार्यक्रम में अपना 10 मिनट का बहुमूल्य समय और दें। कार्यक्रम अंतिम बेला की तरफ है। निवेदन करूंगा कि वीएस त्रिपाठी जी का शिवसेना से सम्मान करें शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह से। और इसके बाद हम कुछ अतिथियों गणमान्यों का भी सम्मान करेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता ली और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार फिर से आए मंच पर और कुछ हमारे गणमान्य हैं उनका सम्मान करें। बुलाना चाहूंगा मैं देवेंद्र पांडे नगर निगम अध्यक्ष, इनको सम्मान करें। प्रथम सेशन में जो भी गणमान्य थे वो मंच पर आ जाएं, उनसे निवेदन है और सम्मान करें देवेंद्र पांडे नगर निगम अध्यक्ष जी का। अमित सिंह जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, इनका सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे हरिभूमि ब्यूरो अंबिकापुर आए हैं अरुण सिंह जी, आप भी मंच में आए और सम्मान की बेला में सहभागिता प्रकट करें। देवेंद्र पांडे जी का सम्मान शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह के द्वारा किया जाए। देवेश पांडे जी, देवेश पांडे जी का सम्मान। इसके बाद अमित जी का मैं चाहूंगा कि सम्मान करें विधायक जी। प्रवीण शुक्ला जी प्लीज जल्दी मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। वीरेंद्र सिंह अध्यक्ष इंटक हैं आप भी मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। वीरेंद्र सिंह जी, प्रवीण शुक्ला जी आपसे आग्रह आप मंच पर आएं और शॉल स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। और मित्रों आपसे विशेष करबद्ध निवेदन है कि INS 24/7 को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी हैंडल्स पर फॉलो करना ना भूलें। जब भी आप घर में एयरटेल डिजिटल टीवी देखते हैं तो 366 नंबर में INS 24/7 आता है और 1163 जहां भी टाटा अगर आपके यहां लगा है तो वो आता है। मैं निवेदन करूंगा प्रदीप शाह जी आए मंच पर और सम्मान ग्रहण करें। दिनेश तिवारी जी आप पत्रकार हैं, प्लीज मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। रूपेश पांडे जी मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। कितनी बचे? आ जाओ, आना बीच में आना। लेना एक ट्रे लेकर आओ ना, एक वो ले आओ, एक स्मृति से सॉल्व श्रीफल ले आओ और नाम है एक और बोलना पड़ेगा। राकेश पांडे जी को बोला। राजेश चंद पांडे जी का विधायक जी से निवेदन करूंगा सम्मान करें। हरिभूमि ब्यूरो जिन्होंने इस कार्यक्रम का हमारे पूरा संचालन किया, इनका शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह सम्मान करें। आप सभी अतिथियों का INS 24/7 में जो आप पधारे, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपके लिए एक बार अंतिम तालियों के साथ 2 लाइन बोलूंगा कि काम कुछ ऐसा करो कि नाम बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। सिंगरौली की जनता बहुत बहुत धन्यवाद आपका ढेर सारा इस प्यार के लिए। हरिभूमि INS 24/7 आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आप सभी विधायकों का, गणमान्य अतिथियों का, नगर निगम, नगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से पधारे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा अर्पण।